नमस्कार दोस्तों, मैं आर.डी. यादव जॉब मंत्रा चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, फाउंडेशन सीरीज़ का आज मैं नेक्स्ट सेट कराने जा रहा हूं। आप अपना स्कोर बताइए, कमेंट कीजिए आपका स्कोर कितना आ रहा है 15 में। और जो पिछला सेट होता जा रहा है उसको आप थोड़ा थोड़ा माइंड में आप रखते जाए, क्योंकि डिटेल में बहुत ज़्यादा मैं करा दे रहा हूँ, फैक्ट बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है। उन सबको ध्यान में रखते रहिए। बाकी मैं उसको रिवीजन भी कराते रहा हूँ, जैसे नेक्स्ट पिछला सेट में कुछ कराया हूँ तो नेक्स्ट सेट में कुछ ना कुछ रिवीजन भी कराएंगे। और बेंच सेक्रेटरी का रिजल्ट आ गया है, मैंने टेलीग्राम पे अपलोड भी कर दिया था, आप लोग देखे होंगे, बता दिया था बेंच सेक्रेटरी का। तो आर ओ की पॉसिबिलिटी अब धीरे धीरे बढ़ रही है। अभी तक तो नहीं थी, लेकिन अब आर ओ आने की पॉसिबिलिटी बढ़ रही है, क्योंकि सीटें ज़्यादा वैकेंट हो जाएंगी। जो ये आर थे यही बेंच सेक्रेटरी बन गए हैं डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम से, तो आर की सीट खाली हो जाएगी। और आर ओ जो 70-75 पोस्ट खाली थी उसी में 130-32 और ऐड हो जाएंगी, तो लगभग 200 पोस्ट हो जा रही हैं। और कुछ ना कुछ पोस्टें और ऐड हो करके तब तक आ जाएंगी। कुछ ना कुछ प्रमोशन भी हो जाता है, बीच बीच में होता रहता है प्रमोशन वगैरह। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी पीएस एपीएस में कुछ डाउट नहीं है। पीएस एपीएस की कितनी सीट आएगी ये सब मैं बता चुका हूँ, 215 से 20 तक है। तो इसमें हिंदी की कुछ पोस्ट ऐड हुई हैं 10-12। तो इंग्लिश की पोस्ट ज़्यादा है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इंग्लिश की पोस्ट ज़्यादा है तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। इसका सेकंड स्टेज के लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा, जो स्टेनोग्राफी और टाइपिंग के लिए। परेशान मत होइए, आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन बौद्धों की एक पवित्र पुस्तक है? बौद्धों की एक पवित्र पुस्तक कौन सी है? त्रिपिटक। इसका आंसर हो जाएगा सी। त्रिपिटक में कौन कौन सी बुक आती है? एक तो विनय, पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। इन सब चीज़ों को माइंड करते रहेंगे तो आपको तैयार होता जाएगा। अब कई बार एग्जाम आया है, विनय पिटक किस संबंधित है, किससे है? नियम, अनुशासन, इससे संबंधित है विनय। तो 3 अक्षर का है विनय, नियम, ऐसे आप थोड़ा सा ट्रिक करके याद कर लेंगे। सुत्त किससे है? उपदेश। इसमें स है तो मैं ऐसे ही याद किया था, स लगा हुआ तो उपदेश ऐसे याद कर लिया था। अभिधम्म में शिक्षा से रिलेटेड है, बौद्ध की शिक्षाओं से। बौद्ध की शिक्षाओं से संबंधित है। ये वाला कई बार क्वेश्चन आ चुका है। विनय इसमें किससे संबंधित है? नियम, अनुशासन, इससे संबंधित है। गौतम बुद्ध के बारे में और क्या क्या क्वेश्चन आते हैं? एक तो आप ये सब जानते ही होंगे, कब जन्म और मृत्यु के बारे में जानते ही हैं। 563 ईस्वी में हुआ था, ईसा पूर्व में, लुम्बिनी में हुआ था। ये सब चीज़ें हमेशा माइंड में रहे। अगर इसको किससे दर्शाते हैं तो प्रतीक क्या है इसका? जन्म का, जन्म का प्रतीक क्या है? कमल और सांड। एग्जाम में आया हुआ इसलिए इसको यहीं पे बता दे रहे हैं, कमल एवं सांड। और महापरिनिर्वाण, मृत्यु क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। मृत्यु कब हुआ था? 483 में। कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर। और कई बार एग्जाम में आता है कुशीनगर किसकी राजधानी थी? तो मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, मल्ल की राजधानी। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन सबको माइंड में रखे रहे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है। और पिता का नाम शुद्धोधन था, और किस वंश से थे ये क्वेश्चन आता है। शुद्धोधन शाक के वंश से। ये सीरीज आप लोग अच्छे से देखते रहिएगा। यही सीरीज यूपीपीएससी जो लोग सचिवालय का फॉर्म भर रखे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाई कोर्ट के लिए, सब क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आ सकते हैं। माया देवी किस वंश से? केली वंश से, केली वंश। ये सब चीज़ें हैं, ये सबको याद रखिएगा। गृह त्याग को क्या बोलते हैं? महाविनिष्क्रमण। मैं सोचता हूँ जो जो चीज़ें एग्जाम में आने लायक हैं वो सब चीज़ें हमेशा टिप पे होनी चाहिए। सारनाथ में धर्म चक्र प्रवर्तन किए थे।
अंतिम शिष्य कौन थे जिसको उपदेश दिए थे, अंतिम उपदेश सुभद्र को दिए थे। ये सब चीज़ें हो गए। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, इनके जो बौद्ध संगीतियाँ हुई थी इसको कैसे कैसे याद किए थे, मैं आप लोगों को एक बार पहले बता चुका हूँ। RVPK, पीके मूवी तो आप जानते ही, RV और लगा दी, RVPK। कई बार सीरियल पूछता है कि कब कब हुआ था। राजगृह, वैशाली, पाटिलपुत्र, कश्मीर। अब इनके अध्यक्ष कौन थे, और अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप। और एक किसके समय हुआ था, महाकश्यप अजातशत्रु के समय में। और दूसरा सब्बकामी। थोड़ा आप लोग स्पीड बढ़ा लीजिए क्योंकि लिखने में टाइम लग जाता है। सोच ऐसे मुझे लिख करके ले आने में अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि लिखता हूँ थोड़ा माइंड कंसंट्रेट होता है तो आप लोगों को भी याद हो जाता है। मोगली पित्तिस, बाकी स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, ले लीजिएगा आप लोग, जिससे कि कहीं रहे, बीच बीच में आप लोग रिवीजन करते रहे, एक जगह चीज़ें मिल जाएंगे। इसके कौन थे, वसुमित्र। असुघेष उपाध्यक्ष थे, और ये कनिष्क के समय हुआ था। अब मैं समझता हूँ कि गौतम बुद्ध के बारे में इतनी चीज़ें महत्वपूर्ण होंगी आप लोगों के ज्ञान के लिए। मौर्य साम्राज्य किसने स्थापित किया था, मौर्य साम्राज्य किसने स्थापित किया था, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा जाता है, सेंड्रोकोटस कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा जाता है, सेंड्रोकोटस। एग्जाम में ये भी आया है, सेंड्रोकोटस किससे कहा जाता है। इनके गुरु कौन थे, भद्रबाहु। और कर्नाटक श्रवण बेलगोला में इन्होंने त्याग किया था संलेखना विधि से। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला। इस अंतिम समय यही बिताए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के PM प्रधानमंत्री कौन थे, कौटिल्य, तो आप जानते ही होंगे। और इनका पुराना नाम, बचपन का नाम क्या था, विष्णुगुप्त। बुक का नाम आप जानते ही हैं। और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, अंतिम शासक पूछ लिया जाए, बृहद्रथ था। इतना सब चीज़ें हो गई। बिंदुसार के बारे में क्या जानते हैं, बिंदुसार चंद्रगुप्त को उत्तराधिकारी हो गया था। इसको क्या नाम से, अमित्र घात, मतलब शत्रुओं का विनाशक, अमित्र घात उपाधि नाम से भी जाना जाता था। और एक किस संप्रदाय थे था, आजीवक संप्रदाय। एक एग्जाम में आ चुका है, SSC के एग्जाम में, कि बिंदुसार किस संप्रदाय से, आजीवक संप्रदाय को मानता था। इसके बाद कौन आए, अशोक आए। अशोक के बारे में डिटेल में किसी और दिन बताएंगे। और बिंबिसार, बिंबिसार चंद्रगुप्त, बिंबिसार हो गया, अशोक हो गया। बिंबिसार के बारे में बता देंगे। चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने क्या किया था, उस पर अटैक किए थे, सेल्यूकस निकेटर को हराया था, सेल्यूकस निकेटर। उसके बाद क्या हुआ जानते हैं, सेल्यूकस निकेटर हार गया था, तो अपनी पुत्री का विवाह इन्हीं चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। उसके बाद दहेज में क्या मिल गया इनको, काबुल, कंधार, यही सब मिल गया। बिंबिसार हर्यक वंश संस्थापक थे, इसको भी नोट ही कर लीजिए। नियमित सेना इन्होंने ही स्टार्ट किए थे, अस्थाई या नियमित सेना स्टार्ट यही किए थे बिंबिसार। इतना सब चीज़ें हो गई, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है हमारे से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट। अगर प्रथम भारतीय महिला पूछा जाए तब क्या हो जाएगा, सरोजिनी नायडू हो जाएगा। ये दोनों अलग अलग हैं। और इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको और बता देता हूँ।
एक तो पहले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष अगर पूछा जाए, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब। और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, ये कौन था? जॉर्ज यूल थे। ये एग्जाम में, यूपी एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि कहाँ पे थे? इलाहाबाद में जो हुआ था अधिवेशन, इलाहाबाद वाले अधिवेशन में। और प्रथम महिला, ये बता ही चुका हूँ, एनी बेसेंट। वो भी कहाँ पे होता? कोलकाता। और उसके बाद क्या है? प्रथम भारतीय, तो सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू और क्या थे? राज्यपाल भी बने थे, प्रथम राज्यपाल। और सुचेता कृपलानी प्रथम सीएम। अमृता कौर क्या थे? हेल्थ मिनिस्टर। हेल्थ मिनिस्टर। एम्स का जनक इन्हीं को माना जाता है, एम्स। ये प्रथम गवर्नर। ऐसे सब तमाम चीज़ें हैं। और एनी बेसेंट बुक भी लिखी है, आप न्यू इंडिया के नाम से जानते ही होंगे, न्यू इंडिया बुक। इतना सफिशिएंट है। आंदोलनकारी सभा अभिनव भारत की स्थापना 1905 में कहाँ पे हुई थी? अभिनव भारत 1905 में स्थापना कहाँ हुई थी? महाराष्ट्र के नासिक में हुई थी अभिनव भारत। अभिनव भारत को पहले किस नाम से जाना जाता था? मित्र मेला के नाम से, मित्र मेला। इसका आप लोग सन भी याद रखिए, क्योंकि सन कई बार एग्जाम में आ चुका है। 1904 में। नासिक महाराष्ट्र में, नासिक। वी.डी. सावरकर हैं, वी.डी. सावरकर। एक बुक का नाम आता है, बुक का नाम भी याद रख लीजिए आप, कौन कौन से बुक हैं। एक तो है हिंदू कौन है, द हिंदू, तो हिंदू कौन है। और दूसरी बुक का है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ये सब चीज़ें आप याद रखिए। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, कौन कौन से नेशनल पार्क वगैरह सब चीज़ें याद रखिए। वेस्ट बंगाल के बारे में अच्छे बता ही थे। वेस्ट बंगाल के बारे में नियोरा वैली है, गोरुमारा, नियोरा वैली, सिंगलीला। ज़्यादा अगर टाइम लग रहा हो तो आप लोग बता दीजिएगा, आगे थोड़ा कम बताएंगे। वेस्ट बंगाल में नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व बता देता हूँ, गोरुमारा। सब चीज़ें ऐसे याद हो जाएंगी, अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अलग से याद भी नहीं होता है। गोरुमारा, बुक्सा, नियोरा वैली, इसको आप याद मत कीजिए, इसको मैं बार बार लिखता रहूँगा, आपको याद हो जाएगा। सिंगलीला, जल्दापारा, ये सब हो गए नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व। और अगर मान लीजिए नृत्य की बात करें तो बाउल, जात्रा, छऊ, गंभीरा, रायबंसे, ये सब कल भी बताया था। और उड़ीसा के बारे में आप लोग, उड़ीसा के बारे में बता दीजिए आप एक बार। सिमलीपल, भीतरकनिका नेशनल पार्क हैं, सिमलीपल, भीतरकनिका।
बदरमा नलबन याद कर लीजिए, नलबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और लोक नृत्य वगैरह क्या क्या हैं? दलखाई, चैती घोड़ा, डंडा नाटा, मेधा नाटा, ये सब चीज़ें, मेधा नाचा है, ये सब ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट, दलखाई और चैती घोड़ा। महाराष्ट्र के बारे में पहले बता चुका हूँ, लावड़ी तमाशा, महाराष्ट्र में लावड़ी तमाशा, नाच गाना वहीं सब होता है, तो तमाशा हो गया। धनगरी धनगरी ऐसे मैंने याद कर लिया था, धनगरी, गांजा भी याद रख लीजिए, तो इतना सफिशिएंट है। ये सब लोक नृत्य हैं, लोक नृत्य है, लोक नृत्य है। प्रति व्यक्ति आय का मान पाने के लिए राष्ट्रीय आय को किससे विभाजित करते हैं? जो देश की कुल जनसंख्या से विभाजित करते हैं, प्रति व्यक्ति आय का मान पाने के लिए। किस कालखंड को स्वर्ण क्रांति का कालखंड कहा जाता है? स्वर्ण क्रांति। यूपी के बारे में किसी और दिन बताएंगे, यूपी निकल गया ना, स्वर्ण क्रांति। अब देखते हैं यूपी के बारे में बता देंगे। स्वर्ण क्रांति किसे कहते हैं? 1991 से 2003 तक, ये हो गया स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति किससे रिलेटेड है ये भी आपको पता होना चाहिए। स्वर्ण क्रांति शहद और बागवानी से रिलेटेड है, शहद और बागवानी। इसे जनक भी पूछा जाता है, एग्जाम में आया हुआ है जनक, निरपक्ष टूटेज, और हाई कोर्ट के ही एग्जाम में आया हुआ है, और एसएससी से उठाया था, एसएससी में पहले आ चुका था। इसी तरीके से लाल क्रांति, लाल क्रांति किससे? मांस और टमाटर से रिलेटेड है। और इसके जनक कौन है? विशाल तिवारी। हरित क्रांति के बारे में एक बार पहले ही बता चुका हूँ, तो सब बताने की जरूरत नहीं है। सबसे साक्षर भारतीय केंद्र शासित प्रदेश कौन है? यहाँ पे पूछ रखा है केंद्र शासित प्रदेश, सबसे साक्षर कौन सा है? लक्षद्वीप। और सबसे कम साक्षर, कम साक्षर में कौन आ जाएगा? दादरा नगर हवेली दमन दीव, अब एक ही हो गया है। अगर राज्य का पूछा जाए तो कौन होगा? एक तो राज्य में हो जाएगा केरल, और सबसे कम में कौन हो जाएगा? बिहार। अगर बिहार ऑप्शन में ना हो तो क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। ये सब चीज़ें हो गई। क्वार्ट्ज किस दो तत्वों से मिल करके बना है? क्वार्ट्ज किससे और किससे मिलकर बना है? ऑक्सीजन और सिलिकॉन, सी हो जाएगा। और दो तीन चीज़ें बता देता हूँ, अगर आप लोग याद कर पाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो कितना टाइम हो गया? टाइम हो गया 18 मिनट। क्वार्ट्ज का यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑक्सीजन और सिलिकॉन। अब दो तीन चीज़ें हैं, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में ये सब आते हैं और आप लोग गलत करते हैं। एक तो आता है सोल्डर किससे और किससे मिलकर बना है? सोलर किससे मिलकर बना है? लेड एंड टिन से मिलकर के बना है। तो इसके लिए क्या ट्रिक है? लेड ट्रिक आप याद कर लीजिए, लेड और टिन से मिलकर बना है। और दूसरा आता है मुद्रण धातु किससे और किससे मिलकर बना है? ये सब मैंने अपने नोट्स में लिखा था, तो मैं सोचा आप लोग बता देता हूँ, आप लोग भी याद कर लें, नहीं तो गलत होता है। लेड टिन एंटीमनी, ये पूछा जाता है एग्जाम में आता है कि मुद्रण धातु किस और किस से मिलकर बना हुआ है। तो इसके लिए क्या ऑप्शन है? लेटा, लेड हो गया, टिन हो गया, एंटीमनी हो गया। इसी तरीके से इधर हो गया लेड, और इससे क्या हो गया? टिन। ये सब चीज़ें ट्रिक है, थोड़ा सा याद रहेगा तो अच्छा रहेगा। पीतल
तांबा और जिंक, इसके लिए पहले ट्रिक बता चुका हूँ। पिताजी पीतल, तांबा, जिंक, ये सब कहीं और मिलेगा नहीं आपको। एक और बता देता हूँ, जर्मन सिल्वर पूछा जाता है, और कई बार एग्जाम में जर्मन सिल्वर में किस किस धातु से मिलकर बना, उसमें सिल्वर जरूर देता है, जबकि इसमें सिल्वर नहीं होता है और पूछा जाता है। तर्जनी, तो तर्जनी तांबा, जिंक और निकल से बना है। ये सब चीज़ें हो गई, तांबा, जिंक, निकल। और एक आता है गन मेटल, गन मेटल आता है, गन मेटल या रेड ब्रास, लाल पीतल जिसको बोलते हैं, गन मेटल या लाल पीतल। ये ताज टी, ताज चाय एक आती है ना, ताज टी के नाम से आप याद रख लेंगे। तांबा, जिंक और टिन, इतना बता दिया हूँ। आप इसको एक बार नोट कर लेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी, रिवीजन कराने की जरूरत नहीं है। क्वार्ट्ज, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सोल्डर, लेड, टिन, इसका ट्रिक है लेड। मुद्रण धातु की लेड ए, लेटा कर सकते हैं, लेड, टिन, एंटीमनी। पीतल का पिताजी हो गया, जर्मन सिल्वर का तर्जनी हो गया, तांबा, जिंक, निकल। गन मेटल का ताज टी या ताजा टी लिख सकते हैं, तांबा, जिंक और टिन। उस नली का नाम बताइए जो वृक्क को मृताशय से जोड़ती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूरेटर। इसका पिक ऐड करने वाला था लेकिन नहीं ऐड हो पाया। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एस्बेस्टस का सबसे बड़ा उत्पादक है? सबसे बड़ा उत्पादक एस्बेस्टस का कौन है? राजस्थान है। राजस्थान और किस किस में आगे है, यहीं पे मैं लिख देता हूँ। एस्बेस्टस में तो है ही है, और किस में आगे है? जिंक, जिंक में आगे है तो शीशा, क्योंकि दोनों साथ ही पाए जाते हैं। जिंक और शीशा में फर्स्ट हैं, सबसे बड़ा उत्पादक है। कर्नाटक किस में है? सोना में। मध्य प्रदेश किस में है? हीरा में और तांबा। सबसे बड़ा उत्पादक है मतलब। यह कोई नया काम नहीं है। रेखांकित पद में क्या है? ये हो जाएगा निश्चयवाचक। यह वह सब क्या होते हैं? निश्चयवाचक। कीप एन ईयर टू द ग्राउंड, कीप एन ईयर टू द ग्राउंड, इसका एक क्या है? इडियम फ्रेज है। इसका पूछ रखा है, इसका इडियम फ्रेज का सही आंसर क्या हो जाएगा? स्टेइंग इन्फॉर्म, मतलब पता होना, चीज़ों का पता होना। कीप एन ईयर टू ग्राउंड मतलब चीज़ों को ग्राउंड लेवल पर पता होना, सब चीज़ें पता होना, क्या चल रहा है क्या नहीं। स्टेइंग इन्फॉर्म्ड मतलब सब सूचना है। द्वितीय जनरेशन की वे भाषाएं हैं जिनमें द्वितीय जनरेशन, प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, ये सब जनरेशन कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो एक बार मैं बता देता हूँ। प्रथम में क्या है? मशीन लैंग्वेज है। द्वितीय में क्या है? ये कई बार एग्जाम में आता है, आपको कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ, आगे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। असेंबली लैंग्वेज है। तृतीय में क्या आ जाएगा? सी, सी प्लस, जावा, ये सब आ जाएगा। चतुर्थ पर्ल, पाइथन, रूबी, ये सब लैंग्वेज हैं। ये सब ऐसे आप याद रखिए इसको। मैट लैब। और एक और आता है उसका, एक बार किसमें, पेट में या किसमें ईयर पूछा गया था, युवा कल्याण अधिकारी का शायद एग्जाम था, जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जनरेशन था, उसका ईयर पूछा गया था। फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक है? 1940 से 1950।
इसमें क्या था, वैक्यूम ट्यूब, ये तो पता ही होगा। सेकंड जनरेशन कब से कब था, 1950 से 1960 तक। इसमें क्या था, ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन 1960 ही था, इसमें 1960, 60 से 1965-68 ऐसे ही देता है, 65-68 ऐसे ही कुछ आता है ट्रांजिस्टर। इसमें क्या था, आईसी था, इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ ये 1970। अभी तक चल रहा है क्या है, माइक्रो प्रोसेसर। फिलहाल फिफ्थ भी आ गया है, माइक्रो प्रोसेसर। ये दो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसका ईयर क्या था, तो ये सब आप याद रख लीजिएगा। इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, द्वितीय जनरेशन की भी भाषा है। द्वितीय जनरेशन कौन सी भाषा, असेंबली भाषा। मशीन भाषा किसमें, प्रथम जनरेशन की है। जावा किसमें है, तृतीय की है। 4 परीक्षक प्रतिदिन 5 घंटे काम करने पर उत्तर पुस्तिकाओं की कुछ संख्या को 10 दिनों में जांच लेते हैं। 2 परीक्षक 20 दिनों में दुगनी उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने में प्रतिदिन कितने घंटे का समय लगेगा। इसको मैं एक बार पहले भी बता चुका हूँ का MDH मतलब आदमी गुणे दिन गुणे घंटा बटे क्या हो जाएगा, कार्य। अब इसमें देखिए, इसको आप याद रख लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए कैसे, 4 परीक्षक प्रतिदिन 5 घंटे उत्तर पुस्तिकाओं को कुछ संख्या को 10 दिन में लेते हैं, ठीक है। इसको दिन कितना है 10, घंटा कितना ले रहे हैं 5, और यहाँ पे कुछ संख्या है तो इसको क्या मान लेंगे x। और 2 परीक्षक 20 दिन में, अब घंटे नहीं लिख रखा है, घंटे यहाँ पे कर देंगे z अपान दुगनी उत्तर पुस्तिका। यहाँ पे कुछ था, यहाँ पे दुगुना हो गया, मतलब यहाँ पे x था, यहाँ पे 2x हो गया। इससे इससे कट जाएगा, इससे इससे कट जाएगा, तो 4 4 कर दिया। z बराबर कितने आ गए, 10 घंटे। यदि a गुणे b बराबर 24, b गुणे c बराबर 32, c गुणे d बराबर 48, a गुणे d इसमें क्या होगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता। यह पूर्ण वर्ग है, पूर्ण घन है, एक विषम संख्या। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप इसमें मल्टीप्लिकेशन कीजिए। इसमें देख सकते हैं b और b कॉमन है, ऐसा मल्टीप्लिकेशन कीजिए कि इसमें भी कॉमन आ जाए। तो अगर यहाँ पे आप 4 गुणे 6 करेंगे तब भी 24 होगा, और यहाँ पे 4 गुणे 8 करेंगे तो 32 हो जाएगा। मतलब b का मान हमें पता चल गया 6, तो b का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। b का मान 4 होगा, इतना पता चल गया हमें। अब यहाँ पे c और c कॉमन है, तो ऐसा मान लिखना है कि एक कॉमन आ जाए। तो यहाँ 8 6 48। अब यहाँ पे देखेंगे आप 8 कॉमन, मतलब c बराबर कितना आ गया, c बराबर 8, b बराबर कितना आ गया 4, a बराबर कितना आ गया 6, d बराबर कितना आ गया 6। यहीं से मान आप देख लेंगे, ये सब चीज़ें यहाँ से पता चल जाएंगी। तो a गुणे d कितना हो जाएगा, 6 गुणे 6 36। तो क्या हो जाएगा, यह एक पूर्ण वर्ग है। और आप लोग अपना आंसर बताइए, कमेंट में स्कोर बताइए कितना कम आ रहा है, कमेंट जरूर कीजिएगा आपका स्कोर कितना आ रहा है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष, नमस्कार। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।